हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये चैप्टर है, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो है इन बिटवीन जो चैप्टर होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, इसलिए कोशिश करूँगी इसे 2 वीडियोज़ में कवर करने की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोर इनर्शिया, कि इसमें से किसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। पहला बोला हुआ रबर बॉल एंड अ स्टोन। देखिए गाइस, किसी को भी मेरे बोलने की स्पीड फास्ट लगती है, अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट यू कि जो यूट्यूब है वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं। इन 3 डॉट्स पे व्हेन यू विल क्लिक तो आप देखोगे यहाँ पे प्लेबैक स्पीड का रहता है आपके पास ऑप्शन, नॉर्मल होता है। नॉर्मल से अगर नीचे जाते हो तो वो हाई स्पीड में आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं बहुत धीरे बोल रही तो हाई स्पीड में करिए, और अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ से बोल रही तो आप प्लीज़ इसे लो स्पीड में कर लीजिए, ठीक है। तो अपनी कन्विंस के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि पहला अपने पास क्या है, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज़, कि एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, ठीक है। ये मान लीजिए रबर बॉल है, ये स्टोन है, और कहता है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा मास होगा, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा इनर्शिया होने वाला है। तो आई होप अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप आराम से आंसर को समझ पाओगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ द स्टोन इज़ मोर देन द मास ऑफ द रबर बॉल, कि जो स्टोन है उसका मास जो है, स्टोन जो है उसका मास इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, रबर बॉल का, ठीक है। सो हैंस इनर्शिया ऑफ द स्टोन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रबर बॉल, कि रबर बॉल जो है उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और स्टोन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या बोल रखा था, सेकंड बोल रखा था आपको जो है, यस, अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो देखिए ट्रेन का जो मास होगा विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, जो है मास ऑफ अ बाईसाइकिल। तो देखिए यहाँ पे जो मास ऑफ अ ट्रेन इज़ मोर देन मास ऑफ द बाईसाइकिल, हैंस द इनर्शिया ऑफ द ट्रेन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द बाईसाइकिल। नेक्स्ट देखिए, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन जो है मास is more than that of the 1 rupee coin, and hence the inertia of the 5 rupee coin is greater than that of the 1 rupee coin। तो आई होप ये तीनों आपको जो है स्टेटमेंट्स जो है उनके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ दीजिए आप इसको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको उसमें कवर करूँगी। नेक्स्ट आपके पास क्या, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड, मतलब कुछ पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, पेड़ से जो है झड़ जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इफ़ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांचेस, कि हम बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, पेड़ को क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। और जब भी हम पेड़ को बहुत अच्छे से हिलाएंगे तो उससे क्या होता है, कुछ पत्तियाँ उसमें से टूट के गिर जाती हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सम लीव्स ऑफ द ट्रीज गेट डिटैच्ड व्हेन वी शेक इट्स ब्रांचेस विगोरसली, कि जब भी हम क्या करते हैं, इनकी ब्रांचेस को जो है बहुत अच्छे से शेक करने वाले हैं, उससे कुछ पत्तियाँ गिर जाएंगी। एंड दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ लीव आर शेकन, कि जब हम टहनियों को, एक पेड़ की टहनियों को बहुत अच्छे से हिलाते हैं, देन इट मूव टू एंड फ्रो मतलब ऐसे टू फ्रो मोशन, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां हैं ना वो कैसा मोशन शो करती हैं, टू एंड फ्रो, बट इट्स लीव्स टेंड टू बी रिमेन एट रेस्ट, लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं जो कि पहले रेस्ट में थी और अभी भी क्या चाहती हैं कि वो रेस्ट में ही रहे। एंड दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द लीव्स टेंड टू बी रेसिस्ट टू एंड फ्रो मोशन, और इसीलिए जो लीव्स, जो पत्तियां होती हैं ना, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो क्या चाहती हैं, वो रेसिस्ट करती है, रोकती हैं किसको, टू एंड फ्रो मोशन को। एंड ड्यू टू दिस रीजन द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन शेकन विगरसली, और इसीलिए वो पत्तियां क्या करती है, झड़कर नीचे गिर जाती हैं जब भी हम उसको अच्छे से क्या करते हैं, शेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैक व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। कि बोला गया है कि जब भी कभी आप क्या करते हैं, अचानक मान लीजिए आपने ब्रेक लगा दिया तो आप जो है आगे की तरफ क्यों गिरते हो, ठीक है। वो बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हो, और जब भी आप बस में बैठे होते तो मान लीजिए ड्राइवर ने क्या अचानक ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की तरफ गिरोगे। और मान लीजिए अब रेस्ट में है, जब स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये तो है कि चलते चलते जब रुकाई गई है। और एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि जब क्या है कि बस अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो जब बस स्टार्ट नहीं हुई है और जब वो शुरू करता है ना, तो उस टाइम पे आप देखोगे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरोगे। तो पूछा है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है आपके पास, ये देखिए, एवरीबडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशंस और स्टेट ऑफ रेस्ट। ये हर एक चीज़, चाहे फिर वो मतलब कोई भी चीज़ हो, वो हर हमेशा कोशिश करेगी कि जिस
स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहे, ठीक है। सो इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर क्या है वो मतलब रेस्ट में अगर है तो वो कोशिश करेगी वो रेस्ट में रहे। एंड इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग देन इट ट्राइज टू रिमेन इन द मोशन। बट अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो क्या है मोशन में है, मतलब चल रही है मान लीजिए, ठीक है, तो वो क्या कोशिश करेगी कि वो क्या है मोशन में ही रहे। इन अ मूविंग बस अ पैसेंजर मूव्स विद द बस, मतलब जब भी कभी एक बस चल रही है, ठीक है, तो उसमें जो पैसेंजर्स होंगे वो भी उसके साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। एज द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, और जैसे ही ड्राइवर क्या करता है ब्रेक को अप्लाई कर देता है, देन द बस कम टू रेस्ट, और बस क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। बट द पैसेंजर ट्राई टू रिमेन इन हिज स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन आपको पता है कि बस तो चल रही थी, और बस चल रही थी मतलब बस मोशन में थी, और बस मोशन में थी तो उसमें रहने वाले जो पैसेंजर थे वो भी मोशन में थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन क्या किया, उसने ब्रेक लगा दिया। इसकी वजह से जो बॉडी हमारी जो रेस्ट में थी, सॉरी मोशन में थी, अभी वो किस में रहना चाहेगी, मोशन में, और उसको रेसिस्ट करने की वजह से वो आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली द पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड, एक पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ मतलब गिरता है। व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, की बस जब कि क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए मोशन में आ रहा है रेस्ट से। सो दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हेन द बस एक्सेलरेट, जब भी बस एक्सेलरेट होती है, देन इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर टेंड टू बी अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बस, कि मान लीजिए वो क्या कर रहा है कि जो उसका मोशन है, ठीक है, जो क्या है उसका फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन आप देख लीजिए, वो कोशिश क्या करेगा कि मतलब उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या करेगा, बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड वो गिरने वाला है, ठीक है। एंड हैंस द पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस एक्सेलरेट फॉरवर्ड, कि जब भी कभी क्या होगा, बस जो है बस जब भी क्या है रेस्ट से क्या चलने वाला है आगे की तरफ, मतलब रेस्ट से अगर वो स्टार्ट करेगी तो अल्टीमेटली वो जो है फॉरवर्ड गिरेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 126 के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। यस, इफ़ द एक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द रिएक्शन, कि अगर एक्शन हमेशा क्या होता है, रिएक्शन के इक्वल होता है। एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, कि अब आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि कैसे एक जो हॉर्स है वो अपने कार्ट को, कार्ट समझते हो ना, जैसे बैलगाड़ी टाइप का रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हील्स टाइप का लगा रहता है, और ये बोगी मतलब लगी नहीं रहती है वैसा, उस तरह से, और ये मान लीजिए यहाँ पे हॉर्स है, तो मतलब एक्शन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है, किसके थ्रू करना है, इसके थ्रू, ठीक है, कि कैसे एक हॉर्स जो है कार्ट को पुल कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए क्या कहा गया है, अ हॉर्स पुल्स द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, कि देखिए जब भी कभी घोड़ा आगे की तरफ जाएगा ना, उससे पहले वो क्या करेगा, दौड़ते वक्त पीछे की तरफ क्या है, एक पीछे की डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और क्योंकि हॉर्स क्या कर रहा है, पीछे की डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से जो उसके पीछे का जो कार्ट होगा वो क्या है, आगे की तरफ रन करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, सो यही लिखा हुआ है, अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, a reaction force is exerted by the earth on the horse is forward direction and as a result cart move forward, और इसी की वजह से कार्ट क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स व्हेन इट विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। बोला गया है कि एक जो फायरमैन है उसके लिए बहुत मुश्किल क्यों हो जाता है, कि जब भी कभी जैसे मान लीजिए फायरमैन क्या कर रहे हैं, पानी को छिड़काव कर रहे हैं, आप देखते होगे आग लग जाती है तो पानी जैसे देते हैं ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल क्यों हो जाता है, जब वो वाटर बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, हाई वेलोसिटी से है, तो उसको उस पाइप को उसको होल्ड करने में बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स वगैरह क्यों लग रहा है। तो देखिए दिस कहते हैं ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर जो है बीइंग जो है इजेक्टेड, कि क्या हो रहा होता है, एक बैकवर्ड क्या लग रहा होता है, उसका रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। देखिए, when a fireman hold a horse which is ejecting large amount of water at a high velocity, then the reaction of the force is exerted on him by injecting water in a backward direction, and this is because the Newton third law of motion. As a result, the backward force, the stability of the fireman decreases and hence it is difficult for him to remain stable while holding the horse, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फ्रॉम अ राइफल, एक राइफल है जिसका मास कितना बताया है 4 kg, राइफल का मास कितना है 4 kg। अब बुलेट उसका मास कितना है 50 ग्राम का है, इज़ फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों ने जो है मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें हमारे पास इनिशियल होता है, फाइनल होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, तो ये सब आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे दो की मास की बात करी है, एक तो बुलेट के मास की बात की है और एक क्या होता है दैट इज़ राइफल के मास की बात की गई है। लेकिन आप सबको एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी क्वेश्चन मतलब आप सॉल्व करो इस तरह के, तो आप ये इंश्योर करिए कि उसकी जो यूनिट है दैट शुड बी सेम, मतलब या तो ये इसे भी क्या कर लीजिए आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, आइदर यू कैन चेंज दिस ग्राम इनटू किलोग्राम, ठीक है। तो किसी एक को आपको क्या करना है, मतलब एक ही यूनिट में लेके आइए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, तो मास ऑफ अगर हम बात करें राइफल का, तो उसको हमने M1 लिया है और M1 कितना है 4 kg है। इसी तरह से देखिए मास ऑफ जो बुलेट है दैट इज़ इक्वल्स टू M2 और ये कितना आपका 50 ग्राम है, और 50 ग्राम को अगर आप kg में कन्वर्ट करते हो दैट इज़ इक्वल्स टू 0.05 kg, ठीक है, ये हो जाएगा। सो रिकॉल द वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अब क्या है, हम करें कि जो रिकॉल करने की जो वेलोसिटी होगी राइफल की, उसको हमने क्या ले लिया V1 ले लिया है, और साथ साथ में उन्हें इनिशियल तो हमें बता ही दिया है दैट इज़ 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो बुलेट फायर की गई है विद द इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, देखिए राइफल अगर नहीं चली है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, सही है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली उसकी 0। अब अगर आप देखो लॉ जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम जो है वो क्या कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी और आफ्टर जो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू जो है इक्वल रहती है हमेशा, मतलब जो है जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो है मोमेंटम जो है बिफोर द कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम अब उसी को ही अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है जो है टोटल मोमेंटम निकाल रहे हैं आफ्टर फायरिंग, ठीक है, और ये इनिशियल है, मतलब जब हमने क्या किया, देखो दो कंडीशन है ना, ये फायरिंग के बाद का मोमेंटम है, ये फायरिंग के पहले का मोमेंटम है। तो पहले का मोमेंटम अभी आपके पास है M1 प्लस M2 और साथ में U, तो आपको पता है, सॉरी यस, ठीक है, वो आपके पास है U, और ये कितना आएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें किसकी, बुलेट की, दैट इज़ इक्वल्स टू 0 आ रही है इसलिए, ठीक है, और साथ में राइफल की भी कितनी आ रही है 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ये तो सारा 0 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू, अब फाइनल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल में देखिए इनिशियल मास कितना दिया है 4 दे रखा है ना आपको राइफल का, और उसके करस्पॉन्डेंस अगर हम देखें राइफल की वेलोसिटी कितनी हमें नहीं पता, और इसी तरह से अगर बुलेट के मास की बात करें तो कितना आ रहा है 0.05 आ रहा है, और अगर उसकी हम जो है वेलोसिटी की बात करें दैट इज़ इक्वल्स टू 35। अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है आपके पास, देखिए 4v1 प्लस ऑफ 1 पॉइंट जो है 75 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वही आएगा आपके पास, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना, हमें तो सिर्फ फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, किसकी, राइफल की। सो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 के इस साइड को लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे 4v1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 1.75, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1.75 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, की 2 ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, एक का 100 ग्राम है और एक का कितना है 200 ग्राम है, आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, ये एक ही लाइन से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज, अगर हम डायरेक्शन की बात करें वेलोसिटी की, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, सॉरी yes, so they collide and after the collision the first object move at a speed at a velocity of 1.67 meter per second, determine the velocity of the second object, की second object की जो है velocity कितनी होगी हमें निकालना है। तो एक के बाद एक लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन आर सेम, मतलब हमेशा इक्वल होता है। सो अगर इसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। सो अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या है, ये जो ग्राम है उसको केजी में किया, इसको भी ग्राम में था केजी में कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। देखिए इनिशियल उसने हमें बताया था कि इनिशियल जो है वेलोसिटी उसकी कितनी थी, दैट इज़ 2, तो ये देखिए ये 2 दिया है तो इसको हमने यहाँ पे 2 डाल दिए,
ठीक है, और ये 1 दिया है तो इसको हमने 1 डाल दिया, ठीक है। जिसका मास है उसी के ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसके साथ हमें v1 करना है, किसके साथ v2 करना है। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का वो मास दिया हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी वेलोसिटी के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लीजिए 0.1, इसी तरह हमने फाइनल भी ले लिया है, यहाँ पे ये फाइनल ले लिया है। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट, तो हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको ये मिल रहा है। देखिए मैं आपको ये करके बताती हूँ, 0.1 मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू जो है 0.1 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई v4, ये दिया हुआ है ना। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये वाला 0.1 को, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई करिए, तो ये कुछ आ जाएगा आपके पास 0.2, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 0.2 और 0.2 प्लस 0.2 कितना आएगा 0.4। तो आपको समझ में आ गया 0.4 कैसे है। इसे से देखिए 1.67 मल्टीप्लाई 0.1 करिए तो ये आ जाएगा 0.67, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, नंबर एक तरफ ले लीजिए। तो अगर हम नंबर एक तरफ लेते हैं तो ये देखिए 0.4 माइनस हो जाएगा 0.67 इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई v4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप माइनस कर लीजिए तो देखिए 0.40 और माइनस का आ जाएगा आपके पास यस 0. यहाँ से माइनस कर दीजिए 0.67 से, तो ये 7 का 7, ये 2 रह जाएगा और ये जाएगा 0.27, ठीक है। तो ये 0.27 आ जाएगा और मे बी समथिंग रॉन्ग इन इट में 0.1 मल्टीप्लाई या यस, ठीक है। और जब आप इसे 0.2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट जो है 1.165, ठीक है। आगे चलिए, अब आपके पास सारे आ रहे हैं ये जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हम अगले जो है वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए एंड थैंक यू टू ऑल।